नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विद पीयूष सर में। और मैं आपका दोस्त आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर फिर से हाजिर हूँ। वीडियो शुरू करेंगे और वीडियो के बारे में जानकारी लेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं और भी वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूँ। बच्चों का हमेशा सवाल रहता है कि सर गद्य साहित्य को किस तरह से तैयार करें, या 5 से 6 प्रश्न कौन से इम्पोर्टेंट होंगे जो गद्य साहित्य में पूछे जाते हैं। तो गद्य साहित्य में 2-2 अंक के 2 प्रश्न, 4 अंक की तैयारी होती है और 4 अंक का ही गद्य साहित्य पूछा जाता है। न्यू टाइप में भी कभी एक नंबर के 2 प्रश्न आ जाते हैं। इस तरह से ये 4 से 6 अंक का पूरा टॉपिक आता है। तो आज मैं आपके लिए गद्य साहित्य के कुछ प्रश्न लेके आया हूँ। 100% पिछले जो 10 सालों का अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर जो गद्य साहित्य में से अधिकतर हिंदी में पूछा जाता है कक्षा 10 और कक्षा 12वीं की परीक्षाओं में, उस अनुभव के आधार पर मैंने कुछ प्रश्न ऐसे छांटे हैं जो गद्य साहित्य के इतिहास में 2-2 अंक के पूछे जाते हैं। और इनकी तैयारी अगर आप कर लेते हैं तो आपका गद्य साहित्य का जो 6 अंक का मैटर है वो आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं गद्य साहित्य के इतिहास में किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न, गद्य साहित्य के इतिहास में मैं कुल आपको 7 प्रश्न बताऊंगा और 7 प्रश्न में से 4 प्रश्न आपके वहां पर आएंगे और 4 में से 2 प्रश्न आपको वहां पर करने रहेंगे। तो पहला प्रश्न लेते हैं, गद्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी है। पहला 2 अंक का प्रश्न, गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी है और गद्य साहित्य की गौण विधाएं कौन कौन सी है। 2 प्रश्न पूछे जाते हैं कि गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी है, गद्य साहित्य की गौण विधाएं कौन कौन सी है। अब इसके यहाँ पर जो जितना भी मैटर लिखा है उसको मैं समझाते जाऊंगा, तो आप जितना बोर्ड पे ध्यान दें उतना ही मेरे बोलने पे, मेरे शब्दों पे ध्यान दें कि कौन कौन सी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो 2 तरह से विधाएं पूछी जाती है। गद्य की विधा किसे कहते हैं, यानी उस जो गद्य की रचना है उसका कौन सा प्रकार है, उस प्रकार के आधार पर गद्य की 2 प्रकार की विधाएं होती है। एक प्रमुख विधाएं, दूसरी गौण विधाएं। तो पहला प्रश्न 2 नंबर का आपका तैयार होता है कि गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं कौन सी है। तो आपको नाम याद रखना है। पहली है कहानी, दूसरा उपन्यास, तीसरा नाटक, चौथा एकांकी, 5वां निबंध और 6ठा आलोचना। पहले 5 थी, अब 6 है। आलोचना को भी उसमें प्रमुख विधा में गिना गया है। प्रमुख विधा से आपका तात्पर्य क्या होता है, जिनमें ज्यादा रचनाएं हुई है या जो रचनाएं ज्यादातर लेखकों द्वारा लिखी गई है, ऐसी रचनाओं को प्रमुख विधाओं के रूप में गिना जाता है। और जिन रचनाओं में ज्यादा रचना देखने को नहीं मिलती है, जिन विधाओं में ज्यादा रचनाएं देखने को नहीं मिलती है लेखकों की, ऐसी विधाओं को गौण विधा में लिया जाता है। तो हम प्रमुख विधा की चर्चा कर रहे हैं, तो आपको केवल नाम ध्यान रखना है। 2 अंक में प्रश्न पूछा जाएगा, गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं कौन सी है। तो आप साथ में राइमिंग में याद करें, कहानी के साथ उपन्यास, नाटक के साथ एकांकी और निबंध के साथ आलोचना। इस तरह से आपके गद्य की कितनी प्रमुख विधाएं हुई, 6। कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, निबंध और आलोचना, ये 6 प्रकार की विधाएं जो गद्य की प्रमुख विधाएं। और इन 6 को छोड़कर जितनी भी विधाएं बचती है वो सब कौन सी विधाएं हैं, गौण विधाएं। गौण विधाएं मतलब जिनमें ज्यादा रचनाएं देखने को, रचनाएं तो हैं पर ज्यादा रचनाएं देखने को नहीं मिलती। तो उनमें आपको याद रखना है गद्य की गौण विधाएं कौन सी है। जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी, साक्षात्कार, पत्र, पत्रिकाएं आदि किसमें आती है, गद्य की गौण विधा में। इसी में एक यात्रा वृत्तांत भी लिया जाता है। पर यहाँ पर आपसे केवल इतना पूछा जाएगा कि गद्य साहित्य की किन्हीं 2 विधाओं या 4 विधाओं के नाम बताएं। अब विधाएं कौन सी, प्रमुख विधाएं भी हो सकती है और गौण विधाएं भी हो सकती है। तो प्रमुख विधाओं में आपको लेना है कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, निबंध और आलोचना को। और गौण विधाओं में आपको लिखना है जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज और डायरी। अब तीसरा प्रश्न, 2 प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे बताए 2-2 अंक के। तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट आता है, प्रमुख तत्व। ये जो ऊपर विधाएं लिखी हुई है, जो प्रमुख विधाएं हैं, उन प्रमुख विधाओं में से किसी एक विधा के आपसे क्या पूछे जाएंगे, तत्व। 2 नंबर में प्रमुख तत्व किसके, कहानी के प्रमुख तत्व, उपन्यास के प्रमुख तत्व, नाटक के प्रमुख तत्व, एकांकी के प्रमुख तत्व, निबंध के प्रमुख तत्व। इनमें से किसी के प्रमुख तत्व अगर आपसे पूछे जाते हैं तो उन सबके सामूहिक तत्व मैंने यहाँ पे आपके लिए तैयार किए हैं, जो एक सूत्र से आप याद कर सकते हैं, कपास दे भाव। कौन सा सूत्र याद करेंगे, कपास दे भाव। क्योंकि प्रमुख तत्व कितने होते हैं, 6 प्रमुख तत्व होते हैं
और उन 6 प्रमुख तत्वों के पहले अक्षर से उसको याद रख सकते हैं। तो ये ट्रिक याद करें, क पा स दे भाऊ, यानी क से कथानक या कथा वस्तु, पा से पात्र परिचय, स से संवाद, दे से देश काल वातावरण, और भा से भाषा शैली, और उ से उद्देश्य। तो कपास दे भाव, किसी के भी तत्व पूछे जाए आपसे, नाटक के, कहानी के, उपन्यास के, एकांकी के, निबंध के, किसी भी प्रमुख विधा के अगर आपसे तत्व पूछे जा रहे हैं तो आप लिखेंगे कपास दे भाव। सूत्र से याद रखें, कथा वस्तु, पात्र परिचय, संवाद, देश काल वातावरण, और भाषा शैली और उद्देश्य। तो 6 प्रमुख तत्व होते हैं किसी भी प्रमुख विधा के। उन 6 प्रमुख तत्वों को आप कपास दे भाव से याद रख सकते हैं। तो ये कौन सा प्रश्न हुआ आपका? तीसरा प्रश्न। पहला प्रश्न गद्य की प्रमुख विधाएं, दूसरा प्रश्न गद्य की गौण विधाएं कौन कौन सी है, तीसरा प्रश्न में कौन सा कि इनमें से किसी भी एक प्रमुख विधा के क्या पूछेगा, आपसे तत्व पूछेगा। तो ये तत्व आप लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है कि निबंध किसे कहते हैं और निबंध के प्रकार बताइए। तो निबंध की परिभाषा में आप किसकी परिभाषा याद रखें? मोस्ट इंपोर्टेंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत अच्छे निबंधकार है, इन्होंने बहुत सारे निबंधों की रचना की है। तो इनकी परिभाषा है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ध्यान में रखें, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि परिभाषा में कोई चेंजेस नहीं होता, परिभाषा को ऐसा कैसे आपको लिखना रहेगा वहाँ। तो निबंध की परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है कि जैसे यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये किसकी परिभाषा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। एज इट इज, ऐसी की ऐसी एक लाइन आपको याद रखनी है। दूसरा, निबंध के प्रकार। निबंध के प्रकार आपसे पूछेगा तो एक सूत्र मैंने आपके लिए बनाया है यहाँ, V3B। निबंध के प्रकार कितने होते हैं? 4। वर्णनात्मक, विचारात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। 4 प्रकार होते हैं। तो चारों प्रकार को कैसे याद रखेंगे? V3B। V यानी 3 बार व है, व से वर्णनात्मक, व से विवरणात्मक और व से विचारात्मक, और बी से क्या है? भावात्मक। तो एक सूत्र बनाया V3B, मतलब कोई भी अपन ट्रिक देते हैं, डिस्कस करते हैं किसी चीज को तो वो आसानी से याद हो जाती है। तो इसलिए निबंध के प्रकार V3B, V से वर्णनात्मक, विचारात्मक, विवरणात्मक और भावात्मक। तो 4 प्रकार है, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। चारों प्रकार को इस तरह से, इस सूत्र से आप याद रख सकते हैं। तो कितने प्रश्न हुए आपके? 4। 2-2 नंबर के 4 प्रश्न बताए मैंने आपको, निबंध और निबंध के प्रकार। अब निबंध के प्रकार के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि 2 नंबर का अंतर हमेशा इन विधाओं में पूछा जाता है। कौन सी विधाओं में? कहानी और उपन्यास में, नाटक और एकांकी में, जीवनी और आत्मकथा में। इन 6 में से, इन 2 में से, ये जो 3 अंतर मैंने बताया, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, जीवनी और आत्मकथा, इनमें से एक अंतर आपका परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें आपको एक अंतर हमेशा मिलेगा। तो पहला बहुत शॉर्ट और बहुत स्वीट, बहुत छोटे से अंतर मैंने आपके लिए बनाए हैं, कहानी और उपन्यास। बच्चे क्या करते हैं? 10-10, 15-15 अंतर याद कर लेते हैं, 8-8, 10-10 अंतर याद कर लेते हैं, और बहुत लंबे चौड़े अंतर याद करते हैं तो उनको अंतर याद नहीं होते हैं। मैं बहुत छोटे से अंतर आपके लिए यहाँ पर निकाल के लाया हूँ, कहानी और उपन्यास में अंतर। तो यहाँ देखिए, कहानी जो होती है वह छोटी होती है और उपन्यास क्या होता है? बड़ा होता है। इसको आप कैसे लिखेंगे? अंतर जब भी लिखें तो एक लाइन बीच में खींचे और दोनों तरफ अंतर लिखे, एक तरफ एक बिंदु को डालें, दूसरी तरफ दूसरे बिंदु को डालें। तो मैंने इधर कहानी लिखा, इधर उपन्यास लिखा। तो कहानी की जो कथा वस्तु होती है, आप लिखे कहानी की कथा वस्तु या कहानी का आकार, कहानी का कथानक क्या होता है? छोटा होता है, और उपन्यास का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। कहानी छोटी होती है इसलिए कहानी में पात्रों की संख्या क्या होती है? कम, और उपन्यास में पात्रों की संख्या क्या होती है? अधिक। 2 अंतर, केवल 2 अंतर याद रखें और 2 अंतर से आप स्पष्ट करें, 2 ही नंबर का आएगा। कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है, कथानक या कथा वस्तु। दूसरा, कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। एक और अंतर मैं आपको बता देता हूं, एक कहानी के अंदर उपन्यास नहीं आ सकता और उपन्यास के अंदर कहीं लघु कहानियां या लघु कथाएं हो सकती है। अब यहाँ पर बहुत सारे कहानीकारों के नाम और उपन्यासकारों के नाम मैंने लिखे। तो कहानी में आप लिखेंगे इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की, और उपन्यास में आप लिखेंगे परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का। इसी तरह से दूसरा अंतर मोस्ट इंपोर्टेंट, नाटक और एकांकी में सीधा सा है।
नट लोगों की जो क्रिया होती है वह नाटक कहलाती है। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। स्पष्ट है, अनेक अंक की नाटक और एक अंक की एकांकी। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक ही अंक होता है। नाटक की कथा वस्तु बड़ी होती है, एकांकी की कथा वस्तु छोटी होती है। नाटक दृश्य का वृहद रूप है। जो दृश्य काव्य होता है, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, ऐसे दृश्य काव्य का वृहद रूप यानी नाटक बहुत बड़ा रूप है और एकांकी दृश्य काव्य का लघु यानी छोटा रूप है। यानी एकांकी छोटी होती है और नाटक क्या होती है, बड़ी होती है। तो मुख्य रूप से ये दो अंतर। यहाँ पे एक नाटक का नाम लिखा है नहुष गोपाल चंद्र की और एकांकी का नाम लिखा है एक गुट जयशंकर प्रसाद की। फिर इधर जीवनी और आत्मकथा में आप अंतर देखेंगे तो जब किसी अन्य का जीवन चित्रण किया जाता है, जब किसी अन्य महापुरुष के जीवन के आधार पर हम कोई रचना रचते हैं तो उसके जीवन पर आधारित रचना क्या कहलाती है, जीवनी। पर स्वयं के जीवन की कथा का चित्रण यदि किया जाता है तो वह क्या कहलाती है, आत्मकथा। तो जीवनी और आत्मकथा में पहला अंतर। दूसरा, जीवनी को लिखने वाला लेखक तटस्थता को लिए होता है, किसी दूसरे के जीवन के बारे में लिखता है तो तटस्थ होकर लिखता है। पर आत्मकथा में वो स्मरण शक्ति के आधार पर लिखता है। स्मरण शक्ति का मतलब क्या होता है, वो अपने बारे में याद करके लिखता है, कुछ चीजें भूल जाता है, कुछ चीजें याद रखता है। और यहाँ तटस्थता का मतलब क्या होता है कि वो दूसरे के जीवन के किसी भी बिंदु को बहुत तटस्थता से सामने प्रस्तुत करता है। तो यह जीवनी लिखी है भक्तमाल की नाभादास की, भक्तमाल, और आत्मकथा लिखी है अर्ध कथानक बनारसी दास जैन की। ये आपका मैंने बताया आपको पांचवा अंतर। इस पांचवें अंतर में कभी कभी रेखाचित्र और संस्मरण भी पूछ लिया जाता है, पर अधिकतर बार जो प्रश्न आते हैं इंपॉर्टेंट अंतर वाले वो कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी और जीवनी और आत्मकथा में ही पूछे जाते हैं। तो ये पांचवा प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट हुआ, एक अंतर वाला प्रश्न। और लास्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, रचनाएं और रचनाकार, मतलब दो कहानीकार और उनके नाम लिखे, दो उपन्यासकार और उनके नाम लिखे, दो एकांकीकार और उनके नाम लिखे, दो जीवनी और आत्मकथाकार और उनके नाम लिखे। तो यहाँ दो प्रश्न समाहित है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मैंने आपके लिए पहली कहानी, पहला उपन्यास, पहला नाटक, पहला एकांकी, पहला जीवनी और पहली आत्मकथा, इनके नाम लिखे। तो पहला प्रश्न, एक प्रश्न और इसमें इसके अंदर समाहित है कि पहली कहानी कौन सी है, तो आपको कहानी और कहानीकार के नाम। इंदुमती पहली कहानी मानी जाती है, बहुत सारे लाला ये जो रानी केतकी की कहानी है उसको भी पहली कहानी मानते हैं। तो इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी। अब यहाँ प्रश्न कैसे आएगा कि दो कहानीकार और उनके नाम लिखे, तो आप लिखोगे इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी और परीक्षा मुंशी प्रेमचंद। फिर आपसे पूछा जाए उपन्यास, दो उपन्यासकार और उनके नाम लिखे, तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास और गोदान मुंशी प्रेमचंद। आपसे पूछा जाए दो नाटककार और उनके नाम लिखे, तो नहुष गोपाल चंद का और प्रद्युम्न विजय गणेश कवि का। फिर इसी तरह से पूछा जाएगा दो एकांकीकार, दो जीवनीकार, दो आत्मकथाकार, तो दो एकांकीकार यहाँ पे लिखे, एक गुड़ जयशंकर प्रसाद, टकराहट जैनेन्द्र। फिर जीवनी का नाम पूछेगा, दो जीवनीकारों के नाम और उनके जीवनियों के नाम लिखो, तो भक्तमाल नाभादास और श्री गांधी किसकी है, गणेश शंकर विद्यार्थी की। इसी तरह से आत्मकथा में आपको ध्यान में रखना है अर्ध कथानक है बनारसी दास जैन की और सत्य के प्रयोग है गांधी जी की। इसमें आप लोगों को ये ध्यान में रखना है परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है। इंदुमती पहली कहानी मानी जाती है, रानी केतकी को भी माने जाते हैं, पर रानी केतकी की कहानी को पर इंदुमती भी मानी जाती है। तो इंदुमती पहली कहानी, उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का, नाटक नहुष गोपाल चंद्र का, एकांकी एक गुट, जीवनी भक्तमाल नाभादास की, आत्मकथा बनारसी दास जैन की अर्ध कथानक। तो आपको ध्यान में रखना है कि पहली कहानी, पहला उपन्यास, पहला नाटक, पहला एकांकी, पहली जीवनी और पहली आत्मकथा किस में पूछी जाएगी, हमेशा एक नंबर में। तो दो नंबर के दो प्रश्न इनमें से, और एक नंबर का एक प्रश्न आएगा, तो वो एक नंबर के दो प्रश्न आएंगे तो दो प्रश्न हुए। ऐसे 6 नंबर का ये पूरा मैटर है। और मैंने पूरे 6 प्रश्न आपको यहाँ पर 6 से 7 प्रश्न बताए। इन 7 प्रश्न में से 100% आप उठा के देखेंगे किसी भी गाइड में या किसी भी 10 सालों के जो पुराने पेपर होते हैं, आदर्श प्रश्न पत्र सेट या प्रश्न पत्र सेट, उनमें आप देखेंगे पिछले सालों के प्रश्नों में कि इन्हीं में से दो प्रश्न हमेशा दिए जाते थे। और इस बार भी आपके 4 अंक के 2 नंबर के प्रश्न और 1 नंबर के 2 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। इसमें आप कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखें, जैसे मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, जैसे जो जयशंकर प्रसाद होता है उसे कहानी का सम्राट कहा जाता है। पहली कहानी कौन सी है, पहली नाटक कौन सी है, पहली एकांकी कौन सी है, गद्य की प्रमुख विधाएं कौन सी है, गौण कौन सी है, ये ऐसे इस प्रकार के मैंने आपको 6 प्रश्न बताए।
एक बार और मैं 6 प्रश्नों को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखें। आपकी त्रैमासिक परीक्षा 28 तारीख से शुरू होने वाली है, तो उससे पहले आप लोग अच्छे से तैयारी करें। गद्य साहित्य 6 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। पहला प्रश्न, गद्य की प्रमुख विधाएं कौन सी है, उनके नाम लिखें। गद्य की गौण विधाएं कौन सी है, उनके नाम लिखें। फिर इनमें से किसी भी एक विधा के आपसे क्या पूछेगा तत्व, तो आप याद रखें कपास देवाऊ, कथा वस्तु, पात्र परिचय, संवाद, देशकाल वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। इसी तरह से आपसे पूछेगा निबंध किसे कहते हैं, निबंध के प्रकार, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा याद रखें और निबंध के 4 प्रकार याद रखें, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। फिर आपसे 5वां प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, कहानी और उपन्यास में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर, जीवनी और आत्मकथा में अंतर। तो यहाँ 2-2, 3-3 अंतर मैंने बताए हैं। फिर 6ठा प्रश्न, 2 कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, एकांकीकार, जीवनी और आत्मकथाकारों के नाम लिखे। तो मैंने यहाँ 2-2 उपन्यासकार, कहानीकार और उनकी रचनाएं यहाँ पे लिखी है, वो आप लोग देख के अच्छे से याद कर सकते हैं। और एक प्रश्न, एक नंबर के प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला, निबंध के प्रकार कितने होते हैं, प्रमुख विधाएं कितनी है, 6। फिर प्रमुख तत्व कितने होते हैं, 6। निबंध के प्रकार कितने होते हैं, 4। अंतर मैंने आपको बताए। पहली कहानी कौन सी है, इंदुमती या रानी केतकी की कहानी, उपन्यास परीक्षा गुरु, नाटक नहुष, एकांकी एक गूढ़, जीवनी भक्तमाल और आत्मकथा अर्ध कथानक। इस तरह से आपके गद्य साहित्य में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छे से तैयारी करें। सबको परीक्षा के लिए पहले से एडवांस में बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे से तैयारी करें ताकि गद्य साहित्य का इतिहास भी आपके लिए छूटे नहीं। अब इस गद्य साहित्य के इतिहास में भी 4 काल आते हैं। उन 4 कालों को भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग कहा जाता है। पर अब वो पैटर्न पूछा नहीं जाता है। अब सिलेबस में इन सब चीज़ों को लिया गया है और इन्हीं से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से याद करें, अच्छे से तैयारी करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।